गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी, फिजिक्स फैकल्टी, कोटा, रेजोनेंस। सो हम आज बात करने वाले NLM 4 की, जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस अपन कंटिन्यूसली में लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। उसके आगे अपन का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसका अपन लेक्चर 4 आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं अपन फ्रिक्शन फोर्स। इससे पहले जो हमने बात की थी उसमें की थी टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। उसमें हमने कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा। अब यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखते हैं कि आपका फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। या आपका जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है। जैसे यहां पर बात करेंगे इसकी, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ रफ सरफेस, resistance to the motion occurs because of the interaction between the body and surrounding. Clear है? Okay. We call such a resistance of force of friction. Resistance का मतलब अपोज करना। Friction is also considered as a component of contact force. Clear है? Okay. Acts as a parallel to the contact surface of contact. जैसे यहां से बात करते हैं अपन, ये आपका M मास का ब्लॉक है। क्लियर है? अब यहां पर जो सरफेस है वो है आपकी रफ। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है F। क्लियर है? तो जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो होगा आपका स्मॉल f, और ये किसके बीच होगा? जो आपका ब्लॉक है उसका लोअर सरफेस और जिस सरफेस पे रखा हुआ है उन दोनों के बीच में। यानी कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड सरफेस विच इज प्लेस्ड, जिस पर वो रखा हुआ है उसके बीच में लगने वाला फोर्स है आपका क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स, जो कि अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को। आ रही बात समझ में? अब यहां से सबसे पहले देखते हैं अपन, यहां पर दिया हुआ है आपको बॉडी 1 एंड बॉडी 2। अब इन दोनों को हमने क्या किया? इंटरलॉक किया। दिस इज द इंटरलॉकिंग प्रोसेस। इंटरलॉकिंग। क्लियर है? तो इंटरलॉकिंग का मतलब होता है जैसे अपन ने एक बॉडी है, एक बॉडी है, इन दोनों के बीच में अपन ने इस तरह से इसको इंटरलॉक कर दिया। अब इंटरलॉक करने से क्या होगा? जो इसके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स है वो आपस में क्या होंगे? कॉन्टेक्ट में रहेंगे। इसके वजह से क्या होगा? या तो ये बॉडी स्लाइड करेगी या फिर ऐसे चिपकी हुई रहेगी। उसी के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस। क्लियर है? अब यहां पर क्या होता है, जनरली 2 टाइप के अपन फ्रिक्शन पढ़ते हैं। एक तो होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। काइनेटिक का मतलब होता है जो मोशन में होता है। अब वो यहां पर अपन देखते हैं। यहां पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये M मास का ब्लॉक है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होगा। बिकॉज ऑफ दैट अगर अपन यहां से बात करें तो F इक्वल टू होता है mg एंड फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका म्यू n। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां से अपन लिख सकते हैं F इक्वल टू म्यू mg। बिकॉज ऑफ दैट जो आपका F है वही कौन है यहाँ पर? नॉर्मल फोर्स। अभी अपन इसकी यहां पर बात भी करेंगे। क्लियर है? अब देखिए सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है? वेलोसिटी 0 है। क्लियर है? तो जो आपका अप्लाइड फोर्स है वही किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स के। थर्ड वाले केस में आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वो क्या हो जाएगी आपकी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वो इसके बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं। एक तो होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इन दोनों के बीच की जो स्टेट है वो होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पर जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। क्लियर? ओके। अब यहां पर क्या हो रहा है? ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि आपका एक्सीलरेशन 0। तो यहां पर जब मूव करेगा तो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? एफ के इक्वल टू म्यू के एन, और एन को हम क्या लिख सकते हैं? mg। तो यहां से क्या हो जाएगा फॉर्मूला? म्यू के mg। क्लियर है? अब अपने ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन है। क्लियर है? ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन है तो अपन यहां से नेट फोर्स इस ब्लॉक पर कितना लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहां से M मास का ब्लॉक है, इस पर लगने वाला फोर्स है F। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? ओके। तो यहां से अपन इसका ब्लॉक का एक्सीलरेशन इधर है तो अपन यहां से निकाल सकते हैं F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। F नेट कितना होगा? F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन M। ये इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। आ रही बात समझ में? तो यहां से अपन ने इसको इस तरह से दिखाया हुआ है। क्लियर? ओके।
अब आगे बात करते हैं अपन इसकी। वंस द मोशन स्टार्टेड, एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो गया, द स्मॉलर फोर्स इज नाउ नेसेसरी टू कंटिन्यू द मोशन F3, जिसके बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर है? एंड थस द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन ओवर द सरफेस इज कॉल्ड काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। सबसे पहले अपने यहां से देखा इस ग्राफ में, तो आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शंस के। क्लियर है? ओके। उसके बाद एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन Fs वो क्या होगा आपका मैक्सिमम, और यही आपका क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होगा, अगर फिर अपन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा आपका बॉडी रेस्ट से किस में आ जाएगी, मोशन में। तो ये वाला ग्राफ तो किसका हुआ, स्टैटिक का। दिस इज द लिमिटिंग और दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? ओके। यहां से अगर अपन देखें तो आप देख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, यानी कि हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई अपन को यहाँ पर कांस्टेंट मिलता है, तो अपन उस कांस्टेंट को लिख सकते हैं F इक्वल टू म्यू N। अब यहां से अगर अपन बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो यहां से ले सकते हैं म्यू S, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? तो यहां से अपन लिख सकते हैं वेयर म्यू S इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां से क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से अपन म्यू S की वैल्यू निकाल सकते हैं Fs डिवाइडेड बाय N। ये आपका फॉर्मूला भी हो गया, और यहां से अपन इसको इस तरह से भी बात कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद आगे बात करते हैं मोर अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले देखते हैं अपन ये किस पर डिपेंड करेगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। क्लियर है? अगर मान लीजिए मेरे हाथों में यहां पर मैंने कोई भी पॉलिश ले लिया हाथों में, अब मैं उसको रबिंग करता हूं। क्लियर है? तो वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शंस कम प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ऑफ दैट मेरे हाथों में क्या है, पॉलिश है, मतलब अपन ने लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को यहां पर कम किया। अब कोई जो आपकी रफ सरफेस अपन ने ले ली, तो वहां पर क्या होगा, आपको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपको अप्लाइड फोर्स ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शंस भी आपका ज्यादा अमाउंट में यूज होगा। उसी के बारे में अपन यहां पर बात करें। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन द अपरेंट एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। क्लियर है? अभी इसकी बात करेंगे अपन न्यूमेरिकल में। ये अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, म्यू एस इक्वल टू F लिमिटिंग बाई N। अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन, अब देखिए द काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। क्लियर? इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट अपरेंट एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट। अपरेंट एरिया का मतलब वर्चुअल। बिकॉज ऑफ दैट अगर अपन यहां से बात करें, मान लीजिए एक व्हील है, अब इस पर अगर फ्रिक्शन की बात करें तो जहां जहां ये टच कर रहा है, क्लियर है, जहां ये व्हील रोड की सरफेस को टच कर रहा है वहां पर इसका फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा। क्लियर है? अपरेंट का मतलब वर्चुअल एरिया। सो लॉन्ग एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शंस, उसके बारे में भी अपन यहां पर बात कर रहे हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन काइनेटिक फ्रिक्शंस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी provided by the velocity, not too large, not too small. The kinetic friction is directly proportional to the magnitude of the normal force. यानी कि यहां से वही फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन F K इक्वल टू म्यू के N। बिकॉज ऑफ दैट यहां से अपन कह रहे हैं F K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल फोर्स के। क्लियर है? तो यहां से अपन म्यू के का फॉर्मूला जो अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक तो होगा आपका स्लाइडिंग। स्लाइड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये इस मार्कर को अपन ब्लॉक लेते हैं, अब ये इस पर स्लाइड करता हुआ जा रहा है। अरे बात समझ में, जो अपना एक तरह से अपन ट्रांसलेशन मोशन में भी दिखा सकते हैं। अब इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है आपका कैपिटल F। क्लियर है? अब ये स्लाइड करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इस पर यहां पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा F। क्लियर है? ओके। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसी के भी आप पर अपन बात कर लेते हैं आगे, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग में अभी अपन ने बात करी थी, देखिए ये इसका क्या हो गया, ओमेगा। क्लियर? यहां से ये आगे जा रहा है F। अब यहां पर जो इस रोड की सरफेस को है टच कर रहा है, क्लियर है, तो जितना एरिया व्हील का रोड की सरफेस को टच कर रहा है,
क्लियर है, उसी पर ही ये डिपेंड करेगा। क्लियर है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें, अगर इसमें देखें तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा, लिमिटिंग, फिर होगा आपका काइनेटिक, और सबसे लास्ट में होगा आपका रोलिंग। रोलिंग क्लियर है, क्योंकि लिमिटिंग होगा, फिर काइनेटिक होगा, फिर आपका रोलिंग होगा, और ये अपन ने रोलिंग ऑफ व्हील का ही एग्जांपल दिखाया हुआ। आप चाहें तो इसमें ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आगे ये व्हील यहां पर था, फिर ये आगे जाके इसने रोड की सरफेस को ऐसे पुश भी किया, या आपने क्या किया, इसको पुश किया है, तो ये भी किसके वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जितना आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही आपका फ्रिक्शन भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है, ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं म्यू एस एंड म्यू के आर द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ दैट अगर अपन यहां से देखें तो म्यू एस को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एस बाई एन, ये भी आपका फोर्स, और नीचे भी नॉर्मल फोर्स भी फोर्स, फोर्स से फोर्स कटा दो, देयर इज ए नो यूनिट, इट्स अ प्योर नंबर। क्लियर है, ओके। आर इंडिपेंडेंट इन द शेप एंड एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉन्टेक्ट सरफेस, म्यू एस विल ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, यानी कि म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन होगी म्यू के से। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू कैन बी 0 टू इंफिनिटी, यानी कि आपका जो म्यू है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है। अरे बात समझ में, क्लियर, ओके। लेकिन अपन जनरली प्रॉब्लम में 0 से 1 ही कंसीडर करते हैं। अब देखो यहां से अपन आगे बात करते हैं, ये कुछ था आपका फ्रिक्शन जिसके बारे में अपन ने समझा, अभी अपन आगे इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्लियर है, अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होंगे, देखिए अपन ने फोर्स पढ़ा था, क्लियर है, F इक्वल टू एम है, तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे जिनका वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे बात समझ में, ऐसे फोर्स जिनका वर्कडन अपना पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, जैसे मान लीजिए ये मास का ब्लॉक है, अब मैं चाहे इसको इस रास्ते से ले जाऊं बी पॉइंट तक, या मैं इसको ऐसे ले जाऊं, या मैं इसको ऐसे ले जाऊं, हमेशा अपन को जो वर्कडन है तीनों केस में वो mgh ही मिलेगा। इसी के लिए अपन यहां पर बात कर रहे हैं, अभी देखते हैं इसको, वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ेंगे अपन, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका WEP, उसमें भी अपन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात करने वाले। अब फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इन वन कंप्लीट राउंड इज 0, यानी कि एक कंप्लीट राउंड में, जिसको अपन एक राउंड की बात करेंगे जो कि रिवर्सिबल, जैसे अपन केमिस्ट्री में बड़ी यूज करते हैं। क्लियर है, तो उसके लिए ये क्या होगा, 0 होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड एनी क्लोज पाथ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे यहां से अगर अपन बात करें, मान लीजिए मुझे ऐसे जाना है, यहां से मैं ए से गया और वहां पर रिटर्न होके बी पे आ गया। क्लियर है, तो पूरा राउंड ट्रिप में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल टू 0, यानी कि W राउंड ट्रिप फॉर अ क्लोज साइकिल वो कितना हो गया आपका 0, इसी को अपन क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर, ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं यहां से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर अपन बात करें, अब फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय दैट फोर्स ऑन अ पार्टिकल बिटवीन मूविंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बिटवीन द पॉइंट्स, जैसे जिसका वर्कडन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, नॉन कंजर्वेटिव जिसका वर्कडन पाथ पर डिपेंड करेगा, जैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अभी अपन ने फ्रिक्शन फोर्स की बात करी थी भाई, पाथ पे ही तो अपन इसका वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अपन को अप्लाइड फोर्स लगाना है। तो ऐसे फोर्स जिनका वर्कडन पाथ पर डिपेंड करता है, दीज आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे फोर्स जिनका वर्कडन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा वो क्या होंगे, आपके कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर अपन और अभी फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, वहां पर भी बात करेंगे विस्कस फोर्स। ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, जितने भी वेलोसिटी से डिपेंडेंट फोर्स होंगे वो सब क्या होंगे, आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अरे बात समझ में, क्योंकि इनका वर्कडन आपका पाथ पर डिपेंड करेगा, जबकि आपके कंजर्वेटिव फोर्स क्या होंगे, जिनका वर्कडन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अपन ने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, जिसमें अपन ने Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर की बात की थी, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात की थी K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो मीडियम पर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन वहां पर पाथ का कोई लेना देना नहीं था। तो इसी तरह से अपन ने इसको क्लियर किया है। क्लियर है, यहां से अपन ने फ्रिक्शंस का भी एग्जाम्पल यहां पर इस तरह से ले रखा है। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन सिस्टम। देखिए सिस्टम क्या होता है, कोई भी एक अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस पर कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, उन सब फोर्स को एनालिसिस करना। अभी अपन इसका एफबीडी भी देखेंगे। देखिए
टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर्म अ सिस्टम। हरी बात समझ में? जैसे मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये हो गया अपना m1 मास का ऑब्जेक्ट और फिर ले लिया मैंने m2 मास का ऑब्जेक्ट, टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए इस पर फोर्स लग रहा है आपका F, तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया। अब मैं बाद में इस पर एनालिसिस कर सकता हूं, मान लीजिए इसका मोशन इधर है, एक्सीलरेशन इधर है, तो ये पूरा एक कंबाइंड क्या बन गया? सिस्टम। अब इस पर बात करेंगे कि किस तरह से कौन सा फोर्स लग रहा है, वो तो अपन इस पर आगे एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, एक तो होता है इंटरनल फोर्स, क्लियर है, और एक होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स एक्टिंग विद इन ए सिस्टम अमंग इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, क्लियर है। अब मान लीजिए इंटरनल फोर्स होते हैं, तो इंटरनल फोर्स तो ऑलरेडी आपके बैलेंस होते हैं। अब हमें किसको बैलेंस करना होता है? एक्सटर्नल फोर्स को। जैसे मान लीजिए मैंने ये F फोर्स लगाया इस पे, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर है। इस एक्सटर्नल फोर्स को मुझे यहाँ पर दोनों m1 m2 मास के बीच में बैलेंस करना है कि किस तरह से अपन इस पर इंडिविजुअल फोर्स भी बता सकते हैं। तो एक्सटर्नल की बात करते हैं। फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम, क्लियर है। यहां से देखते हैं, आउटसाइड सराउंडिंग आर द कोल्ड एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर है। उसी को जो सराउंडिंग के आउटसाइड अपन ने इस पर अप्लाई कर रखे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। और इसी के आगे अपन पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां पर जो इसका फेमस वर्ड चलेगा वो चलेगा, शॉर्ट में मैं बोलूंगा इसको FBD। कहीं भी कोई सा भी उलझा हुआ क्वेश्चन आ जाए, अपन को क्या बनाना है? FBD बनाना है और आपस में इसको सोल्व करना है। ये बहुत जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा। देखते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्ट्स ऑफ अ diagrammatically representation of a single body or a subsystem bodies isolated from the surrounding shown by all the forces acting on it। अभी अपन इसका FBD ही देखने जा रहे हैं आगे। देखिए FBD की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, मान लीजिए ये आपका M मास का ब्लॉक है, क्लियर। यहां से अब इस पर लग रहा है F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, इधर से लग रहा है F2 इक्वल टू 10 न्यूटन, क्लियर है। तो ये क्या हो गया पूरा? अगर नेट की बात करें तो F नेट हमने देखा इस पर F2 माइनस F1 दोनों बैलेंस है 10 माइनस 10, यानी कि नेट फोर्स कितना है इस पे 0, मतलब ये M मास का ब्लॉक बैलेंस है। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक कोई इंक्लाइंड पे मैंने M मास का ब्लॉक रखा हुआ है एंगल थीटा के साथ, क्लियर है, ओके। अब यहां अगर मुझे इसका FBD बनाना हो तो इसका mg तो नीचे, क्लियर है। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका? mg cos थीटा, बिकॉज ऑफ दैट ये भी थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। और ये इसको कौन बैलेंस करेगा? आपका n। तो ये पूरे M मास का ब्लॉक जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ था, ये पूरा क्या बन गया? इसका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमें जो भी एनालिसिस करना है वो अपन यहां से कर सकते हैं। इसी तरह से अपन इसकी स्टेप बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और सिस्टम एंड आइसोलेटेड इट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, क्लियरली स्पेसिफाई इट्स बाउंड्री। फर्स्ट ड्रॉ अ नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्स इन द डायग्राम, जनरली इट इज वेट। अब ये mg जो है वो इसका क्या है? वेट ही है, जिसको अपन किससे बता रहे हैं? W इक्वल टू mg, क्लियर, ओके। उसके बाद देखिए, ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम। कॉन्टैक्ट फोर्स आर नॉर्मल फोर्स हो सकता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, टेंशन हो सकता है और अप्लाइड फोर्स हो सकता है। इन सबको अपन क्या लेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स, क्लियर है। और FBD इंटरनल फोर्स आर नॉट ड्रॉन, ओनली एक्सटर्नल फोर्स आर ड्रॉन, बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल तो उसके ऑलरेडी बैलेंस है। हमें किसको बैलेंस करना है? एक्सटर्नल फोर्स को। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमने यहाँ पर आपको क्लियर की है। अब देखिए, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में ये देखते हैं अपन के कोई भी बॉडी है उस पर लगने वाले फोर्स, चाहे एक्स डायरेक्शन में हो, वाई में हो या जेड में हो, उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो नेट फोर्स उसका 0 है या फिर कुछ है। अगर कुछ है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये अपन यहां से देखते हैं, F इक्वल टू 0, तो अपन यहां से लिख सकते हैं समेशन का मतलब होता है ऑल फोर्स को अपन ने यहाँ क्या किया है? एड किया है, क्लियर है, ओके। अब यहां से देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं फोर्स आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन यहां से लिख सकते हैं समेशन Fx इक्वल टू 0, यानी कि अपन लिख सकते हैं अलोंग x एक्सिस में जितने भी फोर्स है वो सब क्या होंगे? 0, एज वेल एज समेशन Fy 0 एज वेल एज समेशन Fz 0। उसी की अपन यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहले देखो, यह आपका है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बोल है आपकी। अब ये ऊपर जाए
चाहे यहाँ जाए, अल्टीमेटली ये वापस कहाँ आके रुकेगी, इसकी फाइनल पोजीशन भी कहाँ रहेगी, यहीं रहेगी। तो इस पर अपन इसको बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ अ बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि इसकी पोजीशन आफ्टर सम टाइम, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर के बाद कहां आ गई, वापस एज वेल एज प्लेस पे। क्लियर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे अपन इसको। इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की अगर अपन बात करें तो यहां से अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को अपन लिखेंगे mgh। हालांकि ये फॉर्मूला अपन यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में भी देख चुके हैं। क्लियर है, अब अगर मैं यहां से बात करूं तो इसकी तो कुछ हाइट है ही नहीं। क्लियर है, हाइट ही जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो, यानी कि अपन उसको क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बोल रहे हैं। उसी के लिए अपन यहां पर बात करेंगे सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोएस्ट, क्योंकि ये बॉल कहां पर है, इस वाली सरफेस के लिए अपन यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है, ओके। उसके बाद बात करते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन ग्राउंड सरफेस से इसकी हाइट देखें तो ये हाइट कितनी होगी, h। अब ये बॉल अगर थोड़ा सा भी अपन अप्लाइड फोर्स बढ़ाते तो यहां आ जाएगी। क्लियर है, यानी कि अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी देखें तो mgh। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं, इफ ऑन slight displacement from equilibrium position a body move in the direction of displacement, the equilibrium is said to be unstable because of that in this situation potential energy of the body is maximum because of that अपन ने इसको क्या दे दिया, यहाँ पर हाइट दे दिया, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हाईएस्ट। अगर यहाँ से देखें तो ये इसकी हाइट को अपन इस तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियर है, उसके बाद आता अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है ये बॉल हो गई आपकी इस तरह से, अब ये किसी सरफेस पे रखी हुई है। अब अगर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की अगर अपन यहां पर बात करें तो इफ अ बॉडी रिमेन्स रेस्ट देन रेस्ट एंड मोशन देन मोशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अब जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा ये बॉडी आगे मूव नहीं करेगी। इट इज कॉल्ड न्यूट्रल पोजीशन। जैसे अपन यहां से बात करते हैं, ये मारकर यहां पर ऐसे रखा हुआ है तो रखा हुआ ही रहेगा जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करता हूं या ऐसे करता हूं तो ये जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। अरे बात समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तो बिल्कुल आपको दिख ही रहा है क्या अनस्टेबल पोजीशन है। थोड़ा सा भी अगर मैं फोर्स इधर बढ़ाता हूं, ये इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट इधर करता हूं तो ये बॉल नीचे आ गिरेगी। क्लियर है, ओके। उसके बाद देखते हैं अपन न्यूटन सेकंड लॉ। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ अपन ने देखा था F इक्वल टू ma, या फिर अपन बोल सकते हैं F इक्वल टू dp अपॉन dt। क्लियर है, अगर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सिलरेटेड है तो उस पर जब अपन फोर्स एनालिसिस करेंगे, जब अभी अपन लिख रहे थे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0, तो वहां पर कुछ ना कुछ अपना नेट फोर्स के इक्वल अपन क्या लिख देंगे, जैसे अपन ने लिखा F माइनस टी इक्वल टू एम ए, है ना। तो यहां से अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अभी अपन यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, उसी के भी यहाँ पर अपन यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है, जैसे अपन ने लिखा F इक्वल टू एम ए। क्लियर है, अब जैसे कई बार अपन इक्वेशन लिखेंगे, जैसे मान लो ये आपका एम मास का ब्लॉक है, इसका एम जी लग रहा है नीचे और ऊपर बैलेंस कर रहा है इसको टी, टेंशन फोर्स मान लिया अपन ने। क्लियर है, तो यहां से अपन ने लिख दिया टी इक्वल टू एम जी। क्लियर है, अब ऐसे बहुत सारी कंडीशंस बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एम मास का ब्लॉक है, यहाँ भी m2 मान लो और दिस इज द m1 ले लीजिए। अब मान लो इसका एक्सीलरेशन इधर है, अगर इसकी एफबीडी बनाना चाहूं तो mg t, तो यहां से अपन लिख सकते हैं mg माइनस टी इक्वल टू ma इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ देट ये पूरा सिस्टम कहाँ एक्सीलरेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर ये एक्सीलरेशन नहीं होता तो मैं लिख देता mg माइनस टी इक्वल टू 0, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाती, इक्विलिब्रियम, यानी कि रेस्ट की पोजीशन हो जाती है। लेकिन यहाँ तो अपन किसका यूज कर रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, इसलिए अपन यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में। इसी तरह से अपन अभी आगे बात करने वाले हैं। ओके, उसके बाद करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहां से अपन ने देखो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी कि अभी अपना जो सिस्टम है जिस पर ये फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं वो सब किस में, आपका रेस्ट में है। क्लियर, ओके। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन में है तो अपन क्या लिख देंगे एम ए, ये रहा। अगर अपना एक्सेलरेशन में तो अपन एम एक्स और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। क्लियर है, यानी कि यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं कि आपका सिस्टम अब एक्सेलरेट हो रहा है, जबकि प्रीवियस वाले में अगर देखो मेन चीज इसमें यही है
यहां पर तो सिस्टम पूरा किस में जा रहा है, रेस्ट में, क्लियर है। और यहां पर किस में हो रहा है, सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट, क्लियर है। मेन चीज आपकी यही है जिसको मैंने यहां पर आपको क्लियर किया है। ओके, अब देखिए यहां से अपन पैकिंग मशीन के बारे में देखते हैं या स्प्रिंग बैलेंस के बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग है, अब यहां पर क्या होगा, जितना इसका वेट होगा उतना ही इसमें टेंशन होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं T इक्वल टू mg, क्लियर है। यानी कि जितना इसका वेट होगा, और mg क्या होता है आपका वेट मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उतना ही क्या हो जाएगा आपका टेंशन। इसी के बारे में बात करें, इट डज नॉट मेजर वेट, क्लियर है। ये वेट को मेजर नहीं करती, ये किसको मेजर करती है कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया आपने ऑब्जेक्ट पर। अरे बात समझ में, इट मेजर द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट हुक, ये जो आपका हुक है इस पर कितना फोर्स आ रहा है, क्लियर है। जितना इसमें एक्सटेंशन होगा उतना ही आपकी इसकी रीडिंग आ जाएगी, वही आपका ये स्प्रिंग बैलेंस यहां पर शो कर देगा, क्लियर है। ओके, ये यहां पर अपन ने इसको बताया हुआ है एफबीडी के थ्रू, ये mg, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, mg माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो गया आपका mg, मैग्नीट्यूड ऑफ t गिव्स द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। उसी के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की है। ये क्या बन गया आपका एफबीडी, एफबीडी की फुल फॉर्म फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर है। अब यहाँ ये आपकी पूरी थ्योरी थी। अब थ्योरी कितनी ही कर लो, जब तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको जो आपका टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं होने वाला। तो अपन यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं इसी से रिलेटेड, क्लियर। ओके, सबसे पहले देखते हैं ड्रॉ एफबीडी, है ना। अब ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन द ग्राउंड एज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले तो अपन को इसका एफबीडी बनाना है, क्लियर। देखते हैं, देखो एफबीडी बनाने के लिए ये एम मास का ब्लॉक है, इसका मास दिया हुआ बेटा एम, ये रखा हुआ है आपके सरफेस पे, क्लियर है। अब एफबीडी के लिए देखो, सबसे पहले क्या होगा, जो इसका वेट होगा डब्ल्यू, वो तो कहाँ होगा mg, और इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा बेटा, नॉर्मल फोर्स, जिसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर n। ये तो क्या बन गया इसका एफबीडी, नॉर्मल, क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तो धरती माता मुझ पर कौन सा फोर्स लगा रही है, नॉर्मल फोर्स, और मेरा जो वेट है वो किस पर अप्लाई हो रहा है, अर्थ पर, क्लियर है। अब यहां से देखो, आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ये पूछ रहा है जो इस पर लगने वाले फोर्स हैं एन और mg, क्या वो एक्शन रिएक्शन है, कभी नहीं, नेवर। बिकॉज ऑफ दैट, अगर अपन यहां से लिखे बी का आंसर, बिकॉज, पहले तो लिखेंगे नो, बिकॉज दे एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी। ये किस पे एक्ट हो रहे हैं बेटा, सिंगल बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं। और हमने अच्छे से पढ़ा था, यू कीप योर माइंड एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज चेक फॉर टू डिफरेंट बॉडीज। जो आपके एक्शन रिएक्शन है वो किस पर अप्लाई होंगे, डिफरेंट बॉडी पर। और यहाँ तो ये खुद कौन है, सिंगल बॉडी है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है कि आपका जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। यानी कि अपन लिखेंगे एन एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे बेटा बात समझ में, ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अगर यहां थर्ड पूछ रहा है इफ आंसर इज नो, तो फिर एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनेंगे, तो उसी का अपन थर्ड देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर अपन यहां से बात करें तो अपन सबसे पहले बनाते हैं ये आपका एम मास का ब्लॉक, ये आपकी अर्थ सरफेस हो गई, क्लियर है। तो यहां से सबसे पहले देखेंगे जो आपका mg है वो तो बेटा कहां लग रहा है, नीचे। और ये जो आपकी अर्थ है धरती माता, वो कौन सा फोर्स लगा रही है, एन, एन मतलब नॉर्मल फोर्स। अब आप देख सकते हो कि टू डिफरेंट बॉडी होगी, वो सरफेस ऑफ द ब्लॉक और ये आपका अर्थ है। तभी तो अपन इसको ऐसे बैलेंस करते हैं, एन तो कहां लग रहा है, ऐसे, इसलिए अपन उसको कैसे दिखा रखा है, एन को ऐसे, और mg कैसे दिखा रखा है, इस तरह से। तो ये तो दोनों क्या होगी, टू डिफरेंट बॉडी, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। दिस इज द अर्थ, दिस इज द सरफेस, जो कि कहां पर है, अर्थ के ऊपर है, क्लियर है। तो हम अब ये इसको अपन कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्लियर है। ओके, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने इसलिए लिया ताकि आपको एफबीडी का अच्छे से नॉलेज हो जाए, क्लियर है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, द सिस्टम शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अपन को T1 T2 सबकी वैल्यू दी हुई है।
सबकी वैल्यू अपन को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखो इसको देखते हैं, अगर इसी सिस्टम की बात करें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इसका वेट लेते हैं अपन W इक्वल टू mg, तो अपन ने ले लिया बेटा 10 इंटू 10, ये कितना हो गया आपका 100 न्यूटन, और ऊपर लगने वाला इसको ले लिया अपन ने टी नोट। क्लियर है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं अपन को T1 T2 T3 तीनों की और T4 तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हरी बात समझ में। तो सबसे पहले बनाते हैं FBD, ठीक है, FBD ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पर लगने वाले सारे फोर्स अपन यहां से एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ये आपका पॉइंट ए हो गया, नीचे तो लग रहा है टी नोट इक्वल टू 100 न्यूटन। क्लियर है। यहां से आपका इधर कौन लग रहा है T2, ये डायरेक्शन दिखा रखी है अपन ने T2 की। क्लियर, ओके। और इधर लग रहा है बेटा आपका T1, बस ये फोर्स लग रहे हैं ए पर। इधर तो लग रहा है T1, नीचे लग रहा है टी नोट जिसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लियो। T2 30 डिग्री के एंगल पर अपना यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जिसको मैं आपको ये दिखा रहा हूं, दिस इज द 30 डिग्री। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट करते हैं। क्लियर है। अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अपन इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, जो कि अपन ने बेसिक मैथमेटिकल टूल में वेक्टर चैप्टर में किया था। क्लियर है। इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे। ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा बेटा आपका T2 cos 30, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा आपका T2 sin 30। अब सिग्मा एफ वाई की बात करते हैं अपन, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो यहां से अपन लिख सकते हैं T2 cos 30, वो किसके इक्वल होगा बेटा टी नोट के। तो T2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, √3/2 इक्वल टू 100। तो यहां से आपका T2 तो कितना आ गया 200 डिवाइड बाय √3 न्यूटन। ये तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने, T2 की। क्लियर है, ओके। उसके बाद अपन यहां से ही अगर बात करें तो अब अपन सिग्मा fx भी देख सकते हैं, सिग्मा fx इक्वल टू 0। अभी अपन ने यूज किया था, अगर ब्लॉक या आपका सिस्टम स्टेबल हो या इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें रेस्ट में हो, तो अपन सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स को 0 शो कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस और नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस 0 है। क्लियर है। और अगर एक्सीलरेटिंग होता तो उसका भी आगे एग्जांपल देखेंगे। सिग्मा एफ एक्स, अब बेटा ये वाली डायरेक्शन एफ एक्स है, तो T1 इक्वल टू T2 sin 30, T2 की वैल्यू कहां से लेंगे बेटा, यहां से 200 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई 1/2, तो T1 कितना हो जाएगा आपका, यहां से सोल्व करने पर 100 अपॉन √3 न्यूटन। ये आपका कौन हो गया, T1 भी हो गया, T1 और T2 आ गया। अब T3 T4 के लिए अपन बात करते हैं। देखिए यहां से बात कर लेते हैं। अब किसकी एफबीडी बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं पॉइंट बी की। क्लियर है। एफबीडी ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी की अपन एफबीडी बना के देखते हैं। क्लियर है। ये आपका इधर तो लग रहा है बेटा T4। क्लियर है, ओके। अब यहां से अगर इधर देखें अपन, ये तो हो गया बी, और इधर कौन लग रहा है आपका T2 लग रहा है। क्लियर, ओके। इस वाली डायरेक्शन में कौन लग रहा है बेटा T3। क्लियर, बस इतने फोर्स लग रहे हैं, इधर T3 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है। अब ये देखते हैं कौन कितने एंगल पे लग रहा है। क्लियर, ओके। तो देखिए ये वाला तो जो T4 के साथ है, ये तो कितना बना रहा है आपका 60। अब ये वाला 30 है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो ये वाला भी कितना होगा 30 होगा। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 30, अल्टरनेट एंगल से, बिकॉज ऑफ दैट ये 30, तो ये भी आपका कितना हो गया 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली रिजोल्व करेंगे। क्लियर है। इसीलिए मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स पर दिखा रहा हूं। ये किसकी एफबीडी थी, ए पॉइंट की। अब किसकी एफबीडी बना दी अपन ने, बी पॉइंट की। क्लियर है। इसको रिजोल्व करते हैं। ये तो कितना हो गया आपका कंपोनेंट T4 cos 60, ये कितना हो गया बेटा आपका T4 sin 60। अगर यहां बात करें तो दिस इज द T2 cos 30, और इधर T3 प्लस T2 sin 30। क्लियर है। यहां तक ये अपन ने सारे फोर्स को रिजोल्व कर लिया। अब सिंपल जैसे यहां पर किया था, सिग्मा एफ वाई, यहां पर भी ऐसे ही करते हैं। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, किसके लिए बात कर रहे हैं, 8 पॉइंट बी के लिए। तो सिग्मा एफ वाई पे अपन लिखते हैं T4 sin 60 इक्वल टू T2 cos 30। क्लियर। अब T4 sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू T2 की वैल्यू अभी अपन यहां से निकालिए 200 अपॉन √3, तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 200 अपॉन √3, और cos 30 की वैल्यू √3/2
2, क्लियर है? ओके, √3/2 से √3/2 गया, तो T4 कितना हो गया आपके? T4 हो गया आपका 200/√3 न्यूटन। ये अपनी T4 की वैल्यू भी आ गई, क्लियर? अब इसी तरह से अपन किसकी बता सकते हैं? T3 की भी बता सकते हैं, वो यहां पर देखते हैं। अगर यहां से बात करें तो T2 T3 प्लस T2 sin 30 इक्वल टू T4 sin 60, बस सिंपल सोल्व करना है। T3 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है अपने यहां से? 200/√3, 200/√3 और sin 30 1/2 इक्वल टू T4 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 200/√3। 200/√3 और इसकी √3/2, इससे तो ये गया, क्लियर है? और यहाँ पर कितना हो गया? 100/√3 और ये कितना हो गया आपका? 100, क्लियर है? तो यहाँ से T3 कितना हो गया? 100 माइनस 100√3 माइनस 100/√3, तो T3 कितना हो जाएगा? 300 माइनस 100/√3। तो यहाँ से अपन T3 की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। T3 कितना हो गया आपका? 200/√3 न्यूटन। तो अपन ने T1 T2 T3 एंड T4 ये सारे आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा दिए बहुत इजीली, क्लियर है? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, उस पर एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब यहां से बताना है बेटा विद द ओरिजेंटल द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है और फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, क्लियर है? ओके, देखते हैं। देखिए यहां पर अपन अगर बात करें तो कोई एम मास का ब्लॉक है 2 kg का, एम इक्वल टू 2 kg, क्लियर है? और एंगल कितना दिया हुआ है बेटा आपको? 30 डिग्री। 2 kg का इंक्लाइन पर रखा हुआ है और आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? इसका FBD ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहां से इसका ये mg हो गया जो वेट है, इसके अगर अपन कंपोनेंट करें तो दिस इज द 30 डिग्री, क्लियर? ओके, तो यहां से अपन कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? mg cos 30 एंड ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin 30। अब इसको रोकने की कोशिश कौन करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो कहां लगेगा? इसके बीच में, क्लियर है? वो अपन इसकी डायरेक्शन दिखा दी। अब ये वाला फोर्स कौन सा हो गया आपका? F। तो अपन एक एक को कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा FBD बन गया आपका, क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं F इक्वल टू mg sin 30। बिकॉज ऑफ दैट mg sin 30 वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रहा है और स्मॉल f वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे आने से रोकेगा। तो यहां से अपन ने 2g का वैल्यू कितना दे रखा अपन को? 9.8। बिकॉज ऑफ दैट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही अपन यहाँ पर लेंगे। तो अपना अप्लाइड फोर्स वो कितना है? 9.8 न्यूटन, क्लियर है? अब यहां से अपन फ्रिक्शन की बात करें तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है? यहां से देखिए ये वाला कंपोनेंट वो होगा नॉर्मल फोर्स, जो किसको बैलेंस करेगा? mg cos 30 को। तो यहां से देखते हैं फ्रॉम FBD n इक्वल टू mg cos 30। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करते हैं, म्यू एस एन। तो F लिमिटिंग म्यू एस की वैल्यू 0.7 या आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 0.7 मल्टीप्लाई एन को मैं क्या लिख सकता हूं? mg cos 30, क्लियर है मामला? ओके, अब देखते हैं यहां से हो गया आपके पास 0.72 इंटू 9.8 और cos 30 की वैल्यू √3/2, क्लियर? 2 से 2 तो गया। अब इसको कैलकुलेट किया अपन ने तो ये आया 11.86 न्यूटन। हरी बात समझ में? अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है किससे? अप्लाइड फोर्स से। तो यहां अपन लिखेंगे नाउ वी सीन दैट FL लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो ये ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन फोर्स को कितना लग रहा है कैलकुलेशन पर? 11.88 न्यूटन। और ये कितना लग रहा है बेटा कैलकुलेट करने पर? F इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो ये ब्लॉक को नीचे जाने ही नहीं देगा। तो यहां से अपन लिखेंगे नाउ ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पर ही रहेगा। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 9.8 न्यूटन ही रहेगा। बिकॉज ऑफ दैट आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना जा रहा है? अप्लाइड फोर्स से ज्यादा आ रहा है यहां पर। तो अपन ऑप्शन कौन सा होगा आपका?
9.8 न्यूटन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद यहां से अपन बात करते हैं, देखिए द 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड, और यहां पर अपन को बताना ऑन है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एंड पुल्ड टू राइट अ फोर्स, जो कि अपन को T3 कितना दिया हुआ है, आपको 60 न्यूटन दिया हुआ है, और सबका मास दिया हुआ है, ये बेटा 10 kg दिया हुआ है, ये आपका 20 kg दिया हुआ है, और ये आपका 30 kg दिया हुआ है। पूरा सिस्टम इधर एक्सीलरेट कर रहा है। तो आपको T2 की वैल्यू बतानी है। वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या देखें अपन, कॉमन एक्सीलरेशन ए एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास एम टोटल। तो यहां से ए कितना आ गया बेटा, एफ नेट 60 न्यूटन, और यहां से 10 प्लस 20 प्लस 30, 100, ए की वैल्यू तो आई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पूरा ब्लॉक, पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेट हो रहा है। अब हमें पूछा क्या उसने, T2 का वैल्यू पूछा है। क्लियर है? T2 का वैल्यू पूछा है तो अपन एफ बी डी बनाते हैं, एफ बी डी ऑफ मास M3। क्लियर है? देखो ये तो हो गया आपका M3। क्लियर? इधर से आपका लग रहा है T3, वो कितना दे रखा आपका 60 न्यूटन, और इधर से कौन लग रहा है बेटा, T2, ये वाला, और T2 ही पूछा हमसे। पूरा सिस्टम का एक्सीलरेट हो रहा है इधर, तो इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा आपका, T3 होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं 60 माइनस T2 इक्वल टू M3 की वैल्यू 30 kg। क्लियर है? तो 30 मल्टीप्लाई ए, हरी बात समझ में? क्लियर है? सोल्व कर लेते सिंपल, 60 मल्टीप्लाई माइनस T2 इक्वल टू 30 इंटू 1। क्लियर? ओके, सो बस सोल्व कर लेते हैं। T2 कितना आ गया यहाँ से, 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका 30। सिंपल। अब देखो अपन एफबीडी पूरा समझा, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं करोगे, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज ही नहीं हो पाएगी। अरे बात समझ में कि अपन को एफबीडी कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं, देखिए 2 blocks of 7 kg and 5 kg are connected by a heavy rope of mass 4 kg. An upward force 200 Newton is applied on a diagram. The tension at the top of the heavy rope, यानी कि यहां पर बताना है। क्लियर है? तो अपन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले पूरा सिस्टम कहाँ एक्सीलरेट हो रहा है, ऊपर, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, ऊपर। तो अपन वही क्या देखेंगे, कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ए कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 प्लस 5। तो यहां से हो गया आपका 200 डिवाइडेड बाय 16, 7 4 16। तो ये हो गया आपका 100 बाय 8, यानी कि हो गया आपका 25 बाई 4। क्लियर है? तो यहां से हो गया अपने पास 25 बाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब यहां से देखते अपन, पी पर पूछा है अपन से, तो एफबीडी बनाते हैं अपन पी पॉइंट पर। ऊपर तो हो गया आपका टीपी। क्लियर है? और नीचे कितना मास हो गया, 4 प्लस 5 4 प्लस 5 9 kg। तो नीचे क्या हो गया बेटा, mg, और ऊपर कौन जा रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स कौन होगा आपका, टीपी। तो यहां से लिख सकते हैं टीपी माइनस mg इक्वल टू m है। अभी अपन ऐसा फॉर्मूला भी लिखा था जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जा रहा था। तो यहां से अपन लिख सकते हैं टीपी माइनस, अब मास कितना हो गया अपना 9g, 9, और g की वैल्यू कितनी लेनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो आप 10 ले सकते हैं, इक्वल टू 9 इंटू ए का वैल्यू 25 बाई 4। सिंपल, इसको अपन यहां से सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको उधर ले चलते हैं, तो यहां से कितना हो गया, टीपी 9 इंटू 25 बाई 4 प्लस 9 इंटू 10। सिंपल है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पर फिजिक्स फिनिश हो चुकी है। आप नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के सोल्व कर सकते हो। 9 कॉमन लिया तो 25 बाई 4 प्लस 10, एलसीएम ले लीजिए, टीपी 9 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, तो 25 टीपी 9 बाई 4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 25 65। क्लियर है? ओके, तो यहां से जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 112.5 न्यूटन। क्लियर है? तो यहां से जब अपन सोल्व करेंगे टीपी तो आ जाएगा 112.5 न्यूटन।
दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो सिंपल अपन एफबीडी बना के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस किया था। यहां पर पूछा है 2 बॉडीज ऑफ 5 kg एंड 4 kg। ये 2 बॉडीज दी हुई है 5 kg और 4 kg की। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है। इफ द टेबल एंड पुली बोथ आर स्मूथ, एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक। ऑब्वियसली बात है ये 4 kg का और 5 kg का है, तो ये पूरा सिस्टम कहां एक्सीलरेट होगा? नीचे। हरी बात समझ में? अब यहां पर अपन चाहें तो इसका एफबीडी बना सकते हैं। देखिए किस तरह से। अगर मैं यहां से बात करूं तो इसका 5 इंटू जी, क्लियर है? टी अपना इधर लग ही रहा है। और यहां पर अगर बात करें तो इसका जी तो रहेगा ही नहीं, तो यहां तो टी कितना हो जाएगा आपका? 4 है। अब यहां पर देखें अगर अपन, तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। क्लियर? एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक, अगर 5 kg के ब्लॉक की एफबीडी देखें तो 5g माइनस टी इक्वल टू 5 है। हरी बात समझ में? और यहां से देखें दिस इज द इक्वेशन 1। एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना आ रहा है आपका? t इक्वल टू 4 है। बिकॉज ऑफ दैट वो तो कहां रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। क्लियर है? ओके। तो यहां से दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 1। तो दोनों इक्वेशन से t की वैल्यू को अपन निकाल के क्या कर सकते हैं? इक्वेट करा सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं अपन बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टी की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं? यहां से उठा के आप कहां पुट कर दो? यहां पर। तो यहां से लिख सकते हैं 5g माइनस 4a इक्वल टू 5a। क्लियर? तो 5g इक्वल टू 9a, तो a कितना हो गया आपका? 5g बाय 9। दिस इज द एक्सीलरेशन। आ रही बात समझ में? तो अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। दिस इज द डी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से देखते हैं अ 10 kg मंकी क्लाइम्स अप अ मासलेस रोप दैट रन्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस टी limb and back down to a 15 kg package on the ground. The magnitude of the least acceleration of the monkey must have if it to package the ground. यानी कि ये वाला जो 15 kg का ब्लॉक है ये तो कहां पर रखा हुआ है? रेस्ट में। ये बेटा आ रही बात समझ में? और ये मंकी कितना है आपका? 10 kg का। क्लियर है? अब चाहे वो पेड़ पर है और ये मंकी इसको इस तरह से लिफ्ट करना चाहता है, बट 15 kg का जो ब्लॉक है वो कहां पर रखा हुआ है? रेस्ट में। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? कोई सी भी प्रॉब्लम हो आपको क्या बनाना है? एफबीडी। पूरे सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी ऑफ सिस्टम बनाते हैं। तो ये देखिए यहां से अपन ने इस तरह से पुली बना दी। ये हो गया आपका 10 kg। क्लियर है? और यहां से क्या बन गया बेटा? 15 kg का ब्लॉक। क्लियर है? अब इस पर अपन फोर्स एनालिसिस करेंगे। अब देखिए ये पूरा सिस्टम कहां एक्सीलरेट होगा? नीचे होगा। बिकॉज ऑफ दैट 15 kg इज हेवियर देन 10 kg। अब यहां पर अगर बात करें तो एक्सीलरेशन ऐसे, स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम होगा। क्लियर है? अब यहां से बात करें तो ये कितना बन जाएगा? 10g। यहां से बात करें तो ये कितना बन जाएगा? 15g। क्लियर है? ओके। एक एक की इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एफबीडी ऑफ मंकी, जो कि कितने kg का है बेटा? 10 kg का। तो यहां पर देखिए इफेक्टिव फोर्स कौन होगा? टी। बिकॉज ऑफ दैट पूरा सिस्टम का एक्सीलरेट हो रहा है 15 kg के ब्लॉक की साइड। तो यहां से लिख सकते हैं टी माइनस 10g इक्वल टू 10a। दिस इज द इक्वेशन 1। और यहां पर बात करें तो यहां पर तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। बिकॉज ऑफ दैट आपका 15 kg का ब्लॉक तो कहां है? रेस्ट में ही है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं एफबीडी ऑफ 15 kg ब्लॉक, जो कि कहां पर है बेटा? रेस्ट में। तो अपन टी कितना लिख देंगे यहां से? 15g। एक्सीलरेशन का तो कोई वैल्यू आया ही नहीं। बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉक ही कहां है? रेस्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर अपन यहां पर बात करें तो टी की वैल्यू उठा के अपन कहां रख दें? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? तो टी की वैल्यू उठा के अपन इक्वेशन 1 में रखे तो 15g माइनस 10g, 15g माइनस 10g इक्वल टू 10 है। क्लियर है? ओके। अब 15g माइनस 10g कितना हुआ बेटा? 5g इक्वल टू 10a। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो g बाय 2। अब g की वैल्यू कितनी लेनी है अपन को? यहां से जब तक कुछ नहीं कहा जाए 9.8 ले सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन भी देखे तो 9.8 डिवाइड बाय 2, तो लीस्ट एक्सीलरेशन कितना हो गया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। हरी बात समझ में क्लियर है? ओके अगर आप 10 लेते तो आपका 5 के लमसम आता, तब भी आप आराम से इक्वली आंसर मैच कर सकते थे। क्लियर है? और नहीं कहा जाए जब तक 9.8 लेनी है। क्लियर है? ओके लास्ट क्वेश्चन है आपका, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक कोई भी ब्लॉक है 5 kg का जो अपन ने वॉल के चिपकाया हुआ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.5 और उस पर कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल 0.5, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो अपन को बताना है। देखिए इधर से अपन 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रही होगी। ये अपन ने कहां पढ़ा था? एक्शन रिएक्शन में। क्लियर है? तो अगर यहां से देखें तो ये कितना हो गया आपका एन नॉर्मल फोर्स, वो कितना हो गया आपका एन। क्लियर है? अब यहां से अगर मैं देखूं इस पर तो इसका वेट कहां होगा बेटा? नीचे। W इक्वल टू एम जी यानी कि 5 इंटू जी, और इसको रोक कौन रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अपन ने डायरेक्शन कहां दिखा दी यहाँ पे। हरी बात समझ में क्लियर है? तो सबसे पहले अपन वेट चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन W इक्वल टू एम जी, वो कितना आ रहा है बेटा अपना 5 इंटू जी की वैल्यू 9.8, तो कितना हो गया 49 न्यूटन। ये तो इसका वेट हो गया। क्लियर है? ओके अब यहां पर देखते हैं नॉर्मल फोर्स, एन कितना दे रखा है अपन को 100 न्यूटन, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स चेक करते हैं। नाउ रिक्वायर्ड एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करें तो एफ एस एन म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको 0.5 मल्टीप्लाई, और आपका नॉर्मल फोर्स कितना दे रखा है 100। क्लियर? ओके इसको सोल्व किया नीचे तो कितना आया बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन। अब फिर वही कंडीशन होगी, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन है और उसका वेट कितना है 49 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो इसको किसने रोक रखा है? इसके वेट ने। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा 49 न्यूटन। यानी कि अपन यहां लिख सकते हैं एफ लिमिटिंग ग्रेटर देन एफ, और एफ ही कौन है यहां से अपन लिख सकते हैं, इट मींस वेट ऑफ ब्लॉक। वेट ऑफ ब्लॉक तो अपन लिख सकते हैं नाउ ब्लॉक remains at rest, so required frictional force equal to 49 न्यूटन। क्लियर है? इसको बहुत अच्छे से अपन ने कॉन्सेप्ट से क्लियर किया है। नहीं तो आप 50 करते तो 50 भी आंसर था, अपन नहीं, अपन को दोनों कंडीशन इसमें चेक करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 49 न्यूटन। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा एनएलएम जो अपन ने 4 लेक्चर्स में आपके कवर किया है, और लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें अपन ने एफबीडी के क्वेश्चंस प्लस एक बार पूरे चैप्टर को समराइज किया है। क्लियर है? तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए, और जो भी अगर आपको डाउट आते हैं तो अपन ऑफलाइन क्लास में सोल्व करते हैं, और आप इसमें कमेंट करके भी कोई भी डाउट हो तो अपन को आप हमें बता सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।